मेरी आंखों के सामने भी सभी दृश्य घूम रहे थे जब मैंने अपनी दोस्त, उसकी माँ और उसके भाई का अपमान किया था। मैंने उनके मुंह पर कहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। मुझे किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे गुस्सा इस बात पर था कि उस लड़के ने मुझे पसंद क्यों किया। मैं तो उनके घर सिर्फ अपनी दोस्त के लिए जाती थी। क्या वो मुझे गलत नज़र से देखता था? मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, वो काफ़ी देर तक मेरे पास बैठे रहे, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। और आज मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि मैंने अपनी दोस्त के भाई के रिश्ते से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात का था कि मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। लेकिन आज भी मैं अहमद की उन आँखों को भूल नहीं पाती जिन्होंने आखिरी बार मुझे घूरा था और फिर चुपचाप चला गया था। अचानक ही मैं प्रेजेंट में लौट आई थी। मैं एक रेस्टोरेंट में थी और यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका मालिक बेहद घटिया व्यक्ति था जिसकी नज़रें मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि ये इंटरव्यू जल्दी ख़त्म हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो मुझे अजीब लहजे में देखते हुए बोला, तो आपको नौकरी चाहिए? कहने को उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बात करने के अंदाज से ही मुझे समझ आ गया था मुझे यहाँ किस तरह के सवालों का सामना करना है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो मुझे देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ डिमांड्स हैं। अगर तुम उन्हें पूरा करती हो तो ये नौकरी आसानी से तुम्हें मिल सकती है। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप में और भी हिम्मत जुटाई। वो मुझे देखते हुए बोला, यहाँ पर तुम्हें कई निगाहों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठने की सलाह देंगे। मेरे इस रेस्टोरेंट में ज़्यादातर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आती है और यही मेरा रोज़ का काम है। अगर तुमने ज़रा भी प्रतिरोध करने की कोशिश की या फिर नखरे दिखाए तो तुम्हारा इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन होगा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। मेरे पास ये आखिरी विकल्प था। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ चली जाती तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। मैंने नज़रें उठाकर उस आदमी की ओर देखा और सिर को हाँ में हिलाया, जिसका साफ मतलब था कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि उसने मेरा हाथ दबाया और मुझे देखते हुए बोला, तुम देखने में तो बहुत बेवकूफ़ सी लगती हो, लेकिन काफ़ी समझदार हो। मैंने तुम्हें महीने के 30,000 रुपये दूंगा और अगर तुम मेरे ग्राहकों को खुश करोगी तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने चुप रहना ही सही समझा। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं इस वक्त बेहद मजबूर थी। कुछ और थोड़ी बहुत बातों के बाद उसने मुझे वहाँ से भेज दिया। मेरे हाथ में मेरी सीवी थी, लेकिन उसने उस सीवी को देखने की जहमत नहीं उठाई थी। रास्ते में मेरी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। क्या एक औरत की ज़िंदगी इतनी कठिन होती है? मैं यहाँ नौकरी करने आई थी और ये मुझे अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए कह रहा था। क्या मैं कोई वेश्या थी या फिर कोई बाजारू औरत? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में नाचने लगे थे, लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों को सोचती तो मैं वहीं की वहीं रह जाती। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती। फ़िलहाल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और पैसों के लिए मुझे नौकरी करनी थी। मैंने अब तक न जाने कितने इंटरव्यू दिए थे, लेकिन हर जगह मुझे मायूस होना पड़ा था। और आज जब ये नौकरी मुझे मिल रही थी तो मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाई। मुझे पता था मेरी बीमार माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे मुझे हर बात का जवाब देना होगा। उसे बताना होगा कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है और इस नौकरी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी माँ को और परेशान करना नहीं चाहती थी। जिस घर में मेरी माँ रह रही थी वो उसकी शयान शान नहीं था, लेकिन मेरे पास उस घर के अलावा दूसरा कोई और ठिकाना नहीं था। जब मैं घर में दाखिल हुई तो माँ चारपाई पर बैठकर मेरी ही राह देख रही थी। मैंने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें गले से लगा लिया, अपने साथ लाई हुई मिठाई उन्हें खिलाई और उन्हें अपनी नौकरी लगने की खुशी सुनाई। ये खबर सुनकर वो खुशी से निहाल हो गईं। मेरा माथा चूमने लगीं और मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगीं, जबकि मैं अपनी माँ को खुश होते देख दिल ही दिल में और उदास हो गई थी। अगर मेरी माँ को इस नौकरी का पता चल जाता तो वो कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती। वो रात मेरे लिए बहुत दर्द भरी थी। अगली सुबह मैं तैयार होकर माँ से दुआएं लेकर उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल चुकी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सभी मामले अच्छे से तय हो जाएं।
समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था और उस रेस्टोरेंट के मालिक के कहने के बिल्कुल ठीक अनुसार मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो उसने कहा था। मुझे आज यहाँ नौकरी करते हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। आज पहली बार मैं उस मोड़ पर खड़ी हो गई थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी इतने ऐशो आराम में बिताई थी कि आज जब मुझ पर यह परेशानी आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पापा ने मुझे कभी पाँव ज़मीन पर रखने नहीं दिए थे और आज मेरे सिर पर छत भी नहीं थी। घर पर बूढ़ी माँ बीमार थी, भाई बहनों ने भी साथ छोड़ दिया था। पैसे का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और इस पैसे के लालच ने आज मुझे एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। मैं हर टेबल पर जा जाकर लोगों को खाना सर्व कर रही थी। कभी किसी की गंदी निगाहों को सहन करना पड़ता तो कभी किसी गंदे आदमी के हाथों को। मैं इस वक्त बहुत ही मुश्किल में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक पल को मेरा दिल किया कि इस रेस्टोरेंट से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाती तो मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाती। वापसी पर मुझे उसके लिए दवाइयाँ भी खरीदनी थीं। इसी वजह से मैंने सभी चीज़ों को सहन किया और लोगों की गुलामी करती रही, उनके आगे पीछे घूमती रही। अचानक ही एक मस्त मौला लड़के और लड़कियों का ग्रुप रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। उन लोगों को देखकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही आउटिंग पर जाया करती थी और रात देर से घर लौटती थी। ये सब सोचकर मेरी आंखों में अचानक नमकीन पानी जमा हो गया था, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को काबू किया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद ही मैनेजर ने मुझे उस ग्रुप के पास जाने को कहा कि वहां जाकर उनका ऑर्डर लो। पहले तो मैं घबराई क्योंकि मुझे डर था कहीं उनमें से कोई मेरा पुराना क्लास फेलो ना हो, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे पता चल चुका था ये लोग किसी न किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त लगते हैं। लेकिन मैंने मैनेजर की बात को किसी भी तरह ठुकराना सही नहीं समझा, इसीलिए मैंने हिम्मत की, एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके उन लोगों की ओर बढ़ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे ही यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज बैठे थे। मुझे वेटर के रूम में देखकर सभी लोग चौंक गए थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जीनत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और मुझे झकझोरते हुए कहने लगी, जमील तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी वही दोस्त थी जिसके भाई का रिश्ता मेरे लिए आया था और मैंने वो रिश्ता ठुकरा दिया था। कहने लगी, सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन वहाँ ताला था। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? उसने एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछ डाले। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर दिया और उन लोगों के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैनेजर मुझे ही देख रहा है। अगर मैं उन लोगों के साथ बातचीत करने लगती, अपने ऊपर बीती कहानी सुनाती, तो यकीनन मैनेजर मुझे इस नौकरी से निकाल देता और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। पहले तो वो सभी मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे और अचानक ही एहसन मुझ पर तेज तेज हंसने लगा। कहने लगा, यही होता है मगरूर लड़कियों का अंजाम। अगर तुम मेरे साथ हाँ करके शादी करके मेरे साथ वफादारी निभाती तो आज ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। चलो चुपचाप बेटर की तरह अपना काम करो और हमारा ऑर्डर लिखो। ग्रुप में मौजूद सभी ने उसे नाराज निगाहों से देखा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका साथ भी दिया था। मैंने चुपचाप अपनी शर्मिंदगी को छुपाकर उनके ऑर्डर लिखे और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही उनके टेबल पर खाना सर्व कर दिया गया, लेकिन इस दौरान मैं लगातार अपनी दोस्त जीनत की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अगली सुबह मेरे लिए बहुत उज्जवल साबित हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो सामने जीनत शायद मेरे ही इंतजार में बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और दौड़कर मेरे गले से लग गई। उसे सीने से लगाकर मुझे भी बहुत सुकून महसूस हुआ था। मैंने उसका हालचाल पूछा और उसे अपने साथ अंदर एक स्टाफ रूम में लेकर चली आई। उसने वहां जाते ही मुझ पर एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी, जबकि मैंने उसे अपनी हर बात बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अचानक सब कुछ कैसे हो गया। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसने तुरंत अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ नोट मेरी हथेली पर रख दिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? कहने लगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे एक बार बुला लेती तो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाती, लेकिन तुमने मुझे पराया कर दिया। उसके लहजे में दुख का असर था, जबकि मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने तुरंत उसे गले लगाया और उसके होने को महसूस किया। मैंने जीनत का बहुत धन्यवाद किया,
क्योंकि मुझे उस समय पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि वो चाहती तो उस दिन मेरा सबके सामने मजाक बना सकती थी, अपनी और अपनी माँ की और अपने भाई की तौहीन का बदला ले सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो तो मेरी कहानी सुनकर बहुत ही दुखी नज़र आ रही थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो हर हाल में मेरी मदद करेगी, जबकि थोड़ी देर बाद ही मैनेजर वहाँ पहुँच गया और उसने जीनत को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जीनत भी वहाँ से चुपचाप चली गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी अगर वो और रुकती तो मेरी नौकरी पर मुश्किल आ सकती थी। लेकिन उसने वादा किया था कि वो मुझे जल्दी ही एक अच्छी नौकरी दिलवाएगी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ दुश्मनी की वजह से उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि वो बहुत बड़े भ्रष्ट आदमी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन मैं जानती थी मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। कहने को तो मैं अपने पापा की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान थी, लेकिन वो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे और भी भाई बहन थे, लेकिन वो सौतेले थे, हमसे उनसे कोई संपर्क नहीं रखा था। पापा के निधन के बाद सब कुछ उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, और पापा के निधन के बाद उन जालिमों ने हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैंने कोर्ट के चक्कर भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन धनवान होने की वजह से वो लोग जीत गए और हम लोग चुपचाप हो गए। मैंने एक कच्ची बस्ती की ओर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई थी। वहाँ रहने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, और जहाँ भी मैं नौकरी के लिए जाती वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता था। और ये सब कुछ मेरे भाइयों की कृपा थी, क्योंकि वो लोग ये सब कुछ ईर्ष्या और जलन में कर रहे थे। लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और जब वो बरसती है तो फिर ये नहीं देखती कि सामने कौन मौजूद है। मैं पूरे दिन की ड्यूटी से थकी हारी जब घर पहुंची तो सामने ही जीनत, उसकी माँ और उसका भाई बैठे हुए मेरे ही इंतज़ार कर रहे थे। इन तीनों को देखकर मैं चौंक गई। मैंने तुरंत ही सबको सलाम दुआ किया और माँ की बगल में जाकर बैठ गई। जबकि मेरे बैठने की देर थी कि जीनत की माँ खड़ी हुई और मेरे सिर पर स्नेह भरा हाथ रखते हुए बोली, बेटी, अब तुम्हें और इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जीनत ने बताया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर तुम ठीक समझो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। बाहर रहकर तुम एक अच्छी नौकरी भी कर सकती हो और अपनी माँ की देखभाल भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बीमार औरत है। अगर वो अकेली यहाँ रहेगी तो मुश्किलों में आ सकती है। तुम सारा दिन काम पर होती हो और घर पर तुम्हारी माँ अकेली होती है। खुदा ना करे अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर तुम क्या करोगी। उनकी बात मुझे समझ आ गई थी, लेकिन इस तरह किसी के घर जाकर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उनसे तो हमारे मामले भी अलग थे। मैंने आंटी को इनकार कर दिया था, तो वो मुझे नौकरी की पेशकश करने लगी कि तुम जिस रेस्टोरेंट में जा रही हो बाहर जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हारी माँ के लिए अच्छी रकम भी दूंगी, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज करा सको। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हैं, लेकिन मैंने फिर सभी बातों को झुठला दिया था। ये बात मुझे कुछ समझ आई और मैंने तुरंत ही उन लोगों को अपनी सहमति जाहिर कर दी। मैं और मेरी माँ चुप हो गए और थोड़ी देर बाद ही वो तीनों वहाँ से चले गए। लेकिन इस दौरान मैंने जीनत के भाई की निगाह अपने ऊपर महसूस की थी, और इस निगाह को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रही थी। मेरा दिल डर रहा था। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। एक ऐसी दोस्त के घर जिसके साथ मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई की थी, जिसके भाई का रिश्ता मैंने ठुकराया था। उसे मेरी ज़िंदगी के ऐशो आराम के बारे में सब कुछ पता था। मैं अपने सर्कल की सबसे अमीर लड़की हुआ करती थी, लेकिन पापा के मरने के बाद मेरे सारे ऐशो आराम ख़त्म हो गए थे और मैं सड़क पर आ गई थी। सुबह जब मैं अपना सामान बांध रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि आज मैं ऐसे घर जा रही हूँ जहाँ मैं मेहमान बनकर जाया करती थी, और आज मैं एक नौकरानी के रूप में उनके घर नौकरी करूँगी। ये सोचते ही मैंने अपने को रोकने के लिए आंखें बंद कीं, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और बाहर आ गए। बाहर ही जीनत का भाई हमें लेने के लिए आया हुआ था। उसने मुझे गहरी निगाह से देखा और हम दोनों माँ बेटी का सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। वो लगातार मुझे मिरर से देख रहा था। उसकी निगाहों से अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी अब वो मेरा मालिक है। मैं उसके सामने कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये सब कुछ सहन करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये सहन करना आगे जाकर मेरे लिए कितने खतरे पैदा करने वाला है। थोड़ी सी दूरी के बाद ही हम लोग जीनत के घर पहुंच गए थे। जीनत की माँ ने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए एक क्वार्टर खाली करवाया था,
जहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छे से करीने से सेट थी। मैं तो हैरान रह गई थी कि जीनत की माँ मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं। लेकिन फिर यही ख्याल आया कि शायद मैं उनकी बेटी की दोस्त थी, इसलिए मुझ पर इतनी कृपाएं की जा रही हैं। मैंने जल्दी ही उनके घर के सभी काम संभाल लिए थे। उन लोगों ने सच में हमें बहुत इज्जत दी थी। मेरी माँ की तबीयत वो औरत रोजाना आकर पूछती थी, जबकि जीनत तो मुझसे अपना कोई काम नहीं करवाती थी। मेरे अलावा भी उनके घर में बहुत से कर्मचारी थे जो वहाँ पर काम करते थे। मुझे खासकर जीनत के लिए ही रखा गया था, लेकिन जीनत का तो बस चलता तो वो मुझे एक काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। लेकिन मैं अपनी हैसियत जानती थी, इसलिए चुपचाप जीनत के काम कर दिया करती थी। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था और अब जीनत के भाई ने हद पार करना शुरू कर दी थी। पहले तो वो मुझे बस घूरता रहता और अब मुझे बहाने बहाने से अपने कमरे में बुलाकर मेरे शरीर को छूने की कोशिश करने लगा था। मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी नागवार था। अल्लाह ने मुझे बेहतरीन खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन जब मेरे पापा का निधन हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को बहुत ही छिपा कर रखूँगी, और मैं ऐसा ही करती थी। लेकिन इस इंसान को मेरे पर्दे में भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आता था। एक दिन मैं और मेरी माँ रात के समय अपने कमरे में लेटे हुए थे कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे में मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं तुरंत ही चौकन्नी हो गई थी और अचानक ही किसी का हाथ मेरे सिर पर लगा था। जैसे ही मेरे सिर पर किसी का हाथ लगा, मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन कर दी। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार सामने कोई और नहीं, जीनत का भाई था, और मैंने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी ताकत न सहने के कारण वो 2 कदम पीछे हट गया था। उसने हैरानी से मुझे देखा। मैंने एक चेतावनी भरी उंगली उसकी ओर उठाई और उसे ललकारा कि आज तुमने ये हरकत कर दी है और मैं तुम्हें जीनत की वजह से माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे के बाद अगर तुमने मुझे घूरने या ऐसी कोई गलत हरकत करने की जरूरत की तो याद रखना, मैं अपना असल अभी तक नहीं भूली हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पिछला याद करवा दूंगी। मेरे लहजे में पुरानी जमाने का गुस्सा था, जिसके सामने लड़के दुम हिलाते थे और मैं किसी की परवाह नहीं करती थी। उसका भाई उल्टे पांव वहाँ से चला गया था और मेरा सांस अचानक ही अटकने लगा था। मुझे बेतहाशा रोना आ गया कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला परीक्षा में डालता है तो उसे निकालना भी जानता है। 2 दिन बाद अचानक जीनत परेशान से मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हें अम्मी ने कमरे में बुलाया है, क्या तुमने कोई गलती की है? उसके लहजे में न जाने क्या था कि जिसे महसूस करके मैं बुरी तरह कांप गई थी। मैंने तुरंत सिर नामे हिलाया, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये बोलकर मेरे क्वार्टर से बाहर चली गई। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और फिर जीनत की अम्मी के कमरे में हाजिरी लगा दी। वहाँ पर उनका बेटा अहमद भी मौजूद था, जिसे देखकर मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसकी नज़रें लगातार मेरे ऊपर जमी हुई थीं। उसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और कहने लगी, हमने तुम्हें इसलिए रखा था कि तुम यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाओगी। तुम क्यों भूल गई तुम एक नौकरानी हो, जीनत की दोस्त पहले थी। हमने पहले तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहा, लेकिन अब तुम केवल और केवल हमारे घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लाडले बेटे पर हाथ उठाओ? उनके लहजे में मौजूद आग की तपिश मुझे झुलसाने के लिए काफ़ी थी। मैंने तुरंत नामे सिर हिलाया और उन्हें बताना चाहा कि मैंने आपके बेटे पर हाथ क्यों उठाया, लेकिन इससे पहले ही उनका बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी माँ की ओर देखते हुए कहने लगा, अम्मी, मुझे इस लड़की से अभी और इसी वक्त शादी करनी है। अपने थप्पड़ का ऐसा बदला लूँगा इससे कि ये पूरी ज़िंदगी याद करेगी। मैंने इससे अभी और इसी वक्त शादी करनी है और ये मेरा आखिरी फैसला है। जबकि मैं पूरी तरह काँप उठी थी। मैंने तुरंत सिर नामे हिलाया, लेकिन इससे पहले ही उसकी माँ ने मुझे हुक्म दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गई, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं ऐसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूँगी जो मुझ पर गंदी नज़र रखता हो। और जब मैं उसके किए की सज़ा उसे दी तो वो उसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा था। मैं क्वार्टर में आई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी, क्योंकि मुझे अब खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। मेरी अम्मी ने मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें भी चुप करा दिया। मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी और थोड़ी ही देर में मैंने अपना सारा सामान समेट लिया था। अभी मैं क्वार्टर से निकलने ही वाली थी कि तभी सामने से उसकी माँ रास्ते में आ गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरान थी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है।
उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से होगी और बहुत जल्द सादगी से निकाह किया जाएगा, इसलिए चुपचाप वापस क्वार्टर में चले जाओ। उस औरत की आंखें पल में माथे पर आ गई थीं, जबकि मैं जी जान से कांप उठी थी। मैंने उन्हें अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी फरियाद नहीं सुनी और अपने नौकरों के जरिए हम माँ बेटी को क्वार्टर में बंद कर दिया। अपने हुक्म के अनुसार उन्होंने मेरी शादी अहमद से करवा दी। मैं इस व्यक्ति को एक आंख पसंद नहीं कर रही थी। निकाह होने के बाद मुझे उस व्यक्ति के कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर भेज दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई हो। उसकी गंदी नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। मैंने समझ लिया था कि उसका किरदार बिल्कुल भी साफ नहीं है। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अहमद कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसने एक मुस्कान छोड़ी थी। मैं अभी उससे कुछ बात करती इससे पहले ही उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसका मर्दाना हाथ इतना तेज था कि मेरा होंठ फट गया। कहने लगा, ये उस थप्पड़ का जवाब है जो तुमने उस रात मेरे मुंह पर मारा था। अब आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मेरे शरीर पर काबिज हो गया और अपने पति होने के सारे अधिकार मेरे इनकार करने के बावजूद हासिल कर चुका था। उसने अपने अंदर का सारा जुनून, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया था। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। मेरी हिचकियाँ बंध गई थीं। मैं इस घर से जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक पल के लिए भी खुद से जुदा होने नहीं दिया था। सारा दिन वो मेरे साथ कमरे में ही बंद रहा। खाना टाइम पर कमरे में आ गया था, इसके अलावा उसने मुझे हिलने भी नहीं दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लगभग एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी उसने अत्याचार में डाल रखी थी। न खुद कमरे से बाहर जाता, ना ही मुझे कमरे से बाहर जाने देता, बस अपने साथ ही लगाए रखता। इस एक हफ्ते में इतना तो मैं समझ गई थी कि उसे खुद का नज़रअंदाज होना जरा भी पसंद नहीं, और थक हार कर एक हफ्ते के बाद मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। उससे माफ़ी मांग ली थी कि मैं अपनी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया, मैंने गलती की थी। तो उसने एक ज़ोरदार कहा लगाया। मेरी ओर देखते हुए बोला, तुम क्या समझती हो कि मैं जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये सब एक बदला है? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे तो यही लगता था, लेकिन अचानक ही वो मेरी गोद में सिर रखकर लेट गया और मेरे बालों से खेलते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था, उस समय तुम सिर्फ जीनत की दोस्त थीं और उसी से मिलने आती थी, लेकिन मेरा दिल तुम पर आ गया था। लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा नखरे वाली थी। तुम्हारी अलग सोच थी, तुम किसी को पसंद नहीं करती थी। तुम्हारे लिए रिश्ता भी भेजा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ, मुझे गुस्सा आया था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे बदला लूँ, लेकिन प्यार में कभी बदला नहीं लिया जाता। तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे कहने पर ही तुम्हें अलग किया था। ये सब एक योजना के तहत किया गया था। मैं फटी फटी नज़रों से अहमद की बातें सुन रही थी। कहने लगा, वो जो तुम्हें किराए के लिए घर मिला था, वो भी मेरी बदौलत ही मिला था। भला इतने कम किराए में कोई घर मिल सकता है? मैंने तुरंत नाम में सिर हिलाया और ये बात सच थी। उसके बाद जो तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से निकाला गया, ये सब मेरी ही बदौलत किया गया था, क्योंकि मैं जानता था अगर तुम्हें कहीं एक अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम कभी मेरे हाथ नहीं आओगी। और फिर तुम्हें उस घटिया रेस्टोरेंट में काम मिला था। फिर मैंने ही बहाने से जीनत को सलाह दी कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाए, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और फिर मैनेजर को भी मैंने ही कहा था कि तुम जाकर उन लोगों को खाना सर्व करो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बेखुदी में सिर हिलाया। वो और कहने लगा, उसके बाद जीनत ने आकर जैसे ही तुम लोगों का जिक्र किया तो मैंने अम्मी के कान में ये बात डाली थी कि क्यों ना हम जमल को यहाँ पर नौकरानी के तौर पर रखकर तुमसे बदला लें। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारी बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। जबकि अम्मी तुरंत राजी हो गई। तुम समझती हो कि उस रात मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ गलत करने आया था? ऐसा नहीं था। तुम्हारी अम्मा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थीं, मैं वहीं रखने के लिए आया था, लेकिन तुम कुछ गलत समझी। मैंने अपनी माँ के सामने तुम्हारी बहुत बुराई की, मैं इस बात को मानता हूँ, और तुम्हें थप्पड़ भी लगाया। ये सब कुछ उस थप्पड़ का जवाब था जो तुमने बेवजह मुझे मारा था, क्योंकि मैं उस वक्त गुस्से में था। खैर, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे एकदम ही उस पर बहुत गुस्सा आया था और मैंने उसके सीने पर थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिए, जबकि वो हंसते हुए मुझे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस चुका था। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई थी। मैंने अहमद को दिल से स्वीकार कर लिया था और अपनी दोस्त जीनत का भी शुक्रिया किया था
कि अगर वो समय पर मेरा साथ न देती तो कभी भी मुझे अहमद जैसा इतना प्यार करने वाला पति न मिलता। कभी कभी हम जरा सी गलतफहमी का शिकार होकर अपनी आने वाली खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पहले सभी बातों की जांच करें, उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएं ताकि हमारी ज़िंदगी सुखद रहे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।